कहते हैं नंबर कभी झूठ नहीं बोलते। लेकिन क्या हो अगर नंबर ही कहानी सुना रहे हों, एक ऐसी कहानी जो परछाइयों में छिपी है। चलिए आज एक ऐसे ही बही खाते के पन्ने पलटते हैं जिसने एक ऐसी सच्चाई को उजागर किया जिसे शायद हमेशा के लिए दफन रहना था। तो सोचिए, रात के लगभग 1:30 बज रहे हैं। मुंबई शहर सो रहा है, लेकिन एक ऊंचे टावर की 17वीं मंजिल पर एक लाइट जल रही है। यहाँ है आर्यन खन्ना, एक फोरेंसिक ऑडिटर। चारों तरफ फाइलें, कंप्यूटर स्क्रीन और सामने एक शक्तिशाली राजनेता के अकाउंट्स। आर्यन को अंदर से एक फीलिंग आ रही थी कि इन शांत दिख रहे नंबरों के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान छिपा है। तो दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि कोई दिक्कत थी ही नहीं। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक डोनेशन, हर खर्च एकदम क्लीन। इतना साफ सुथरा कि यकीन करना मुश्किल था। और आर्यन को ये बात खटक रही थी क्योंकि असल दुनिया में, खासकर इतने बड़े पैमाने पर, हिसाब किताब इतना बेदाग हो ही नहीं सकता। और बस यहीं से शक्की सुई घूमी और असली पड़ताल शुरू हुई। तो चलिए देखते हैं कि इस परफेक्ट नकाब में पहली दरार कहाँ से आई। आर्यन ने जैसे ही थोड़ा और खोदना शुरू किया, उसे कुछ बहुत अजीब मिला। तो उसकी नजर पड़ी 3 कंपनियों पर। नाम सुनने में तो बिल्कुल आम से थे, श्री बालाजी ट्रेडर्स, ओमकार एक्सपोर्ट्स, रुद्र इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन जब उसने इनके ट्रांजैक्शंस देखे तो पैटर्न बड़ा अजीब था। देखिए, बहुत छोटे छोटे अमाउंट थे, लेकिन लगातार हर कुछ दिन में पैसा इन कंपनियों में आ रहा था। ये ऐसा था जैसे कोई जानबूझकर रडार के नीचे रहने की कोशिश कर रहा हो। और बस ये पैटर्न देखते ही आर्यन के कान खड़े हो गए। अच्छा, बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब आर्यन ने इन कंपनियों के डायरेक्टर्स के नाम चेक किए तो आप खुद ही देखिए, राजेश कुमार, राकेश कुमार और रितेश कुमार। मतलब सीरियसली, 3 अलग-अलग कंपनियां और डायरेक्टर्स के नाम इतने मिलते जुलते? ये कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। तो शक को यकीन में बदलने के लिए जमीनी जांच पड़ताल हुई, और जो सामने आया वो तो कमाल ही था। कंपनियों के जो पते दिए गए थे वो असल में झुग्गी बस्तियों के निकले। वहां कोई ऑफिस, कोई कंपनी थी ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों के नाम डायरेक्टर्स के तौर पर लिखे थे, उन्हें तो पता तक नहीं था कि उनके नाम पर करोड़ों की कंपनियां चल रही हैं। तो ये क्या थी? ये थी शेल कंपनियां। मतलब सिर्फ कागजों पर मौजूद भूतिया कंपनियां, जिनका असल में कोई काम धंधा नहीं होता। इनका एक ही मकसद होता है, पैसों के सोर्स को छिपाना और उसे कहीं और भेजना। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये पैसा इन भूतिया कंपनियों से निकलकर आखिर जा कहाँ रहा था। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। पैसे का ये जाल सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं था। इसका पीछा करते करते जांच की सुई इंटरनेशनल बॉर्डर्स के पार चली गई। तो देखिए ये पूरा रास्ता कैसे तय हुआ। पैसा भारत की इन शेल कंपनियों में इकट्ठा होता था। वहां से पहली छलांग लगती थी सिंगापुर, फिर सिंगापुर से दुबई, दुबई से आगे केमैन आइलैंड्स, और हर स्टॉप पर अमाउंट को थोड़ा बहुत बदल दिया जाता था ताकि कोई उसे ट्रैक न कर पाए। इसे ही लेयरिंग कहते हैं, मतलब परत दर परत पैसे के असली सोर्स पर पर्दा डालना। और आखिर में ये सारा पैसा पहुंचता था लंदन। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो अब सामने आनी थी। आर्यन ने जब इन इंटरनेशनल ट्रांसफर्स की तारीखों पर गौर किया तो उसे एक पैटर्न दिखा। हर बड़ा ट्रांसफर या तो इलेक्शन की तारीखों के ठीक आसपास हुआ था, या फिर किसी बड़ी सरकारी पॉलिसी के ऐलान से ठीक पहले या बाद में। समझ रहे? ये सिर्फ पैसा घुमाना नहीं था, ये एक बहुत ही सोचा समझा खेल था। टाइमिंग सब कुछ थी। दुबारी के खातों को खंगालते हुए एक ट्रांजैक्शन ने आर्यन का ध्यान खींचा। अमाउंट देखिए, 18 करोड़ रुपए। और इसे नाम क्या दिया गया था? कंसल्टेंसी फीस। मतलब सलाह देने के लिए 18 करोड़। ये पैसा दुबई से भेजा गया था लंदन की एक गुमनाम सी फर्म को। और ये फर्म कौन थी? एपेक्स एडवाइजरी ग्रुप। अब जब इस फर्म के बारे में पता लगाया गया तो कुछ भी नहीं मिला। कोई वेबसाइट नहीं, कोई पब्लिक रिकॉर्ड नहीं, कुछ नहीं। ये भी एक तरह की भूतिया कंपनी ही थी जिसका मालिक एक गुमनाम ट्रस्ट था। मतलब लंदन पहुंचकर पैसे का निशान पूरी तरह से गायब हो गया, एक डेड एंड। तो अब तक ये जांच सिर्फ नंबरों और फाइलों की एक पहेली थी, लेकिन अब ये नंबर पलटकर हमला करने वाले थे। मामला अब पर्सनल होने वाला था। उसी रात जब आर्यन ऑफिस से निकला, उसे वो एहसास हुआ।
वो अजीब सी फीलिंग कि कोई आपको देख रहा है। एक काली एसयूवी सड़क के उस पार खड़ी थी और जैसे ही आर्यन ने गाड़ी निकाली, वो एसयूवी भी उसके पीछे लग गई, घर तक उसका पीछा किया। ये साफ था, उसकी जांच पर किसी की नजर पड़ चुकी थी। और अगली सुबह उसकी डेस्क पर एक लिफाफा मिला, बिना किसी नाम के। अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, नंबर्स को नंबर्स रहने दो, उन्हें कहानी मत बनाओ। मैसेज एकदम साफ था, एक सीधी चेतावनी कि बस अब रुक जाओ। लेकिन आर्यन रुका नहीं, और अब कहानी उस मोड़ पर आ गई थी जहां सारी कड़ियां जुड़ने वाली थीं और सिस्टम का असली चेहरा बेनकाब होने वाला था। चेतावनी को नजरअंदाज करके आर्यन ने उस लंदन वाली फर्म की और गहराई से पड़ताल की, और कई परतों को भेदने के बाद उसे आखिरकार उस गुमनाम ट्रस्ट का असली मालिक मिल ही गया। और वो नाम था वी.डी. चौहान ट्रस्ट। जी हाँ, ये उसी राजनेता का ट्रस्ट था जिसका ऑडिट वो कर रहा था। मतलब पैसा भारत से निकलकर पूरी दुनिया घूम के वापस उसी की जेब में आ रहा था। अब दांव और भी बढ़ गए। उसी शाम एक अनजाने नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ से एक बहुत ही शांत, ठंडी आवाज थी। उसने कहा, ये ऑडिट यहीं रोक दो। आर्यन ने पूछा, और अगर नहीं रोका तो? जवाब आया, तो फिर तुम्हारी कहानी कोई और खत्म कर देगा। खतरा अब जान पर बनाया था। लेकिन एक आखिरी सवाल बाकी था, इस पूरे खेल का मास्टर प्लान कहाँ है? और उसी रात देर तक काम करते हुए अचानक गलती से उसे एक छुपी हुई एक्सेल फाइल मिली। फाइल का नाम था bf_root_master.xlsx। BF मतलब ब्लैक फंड। यही थी इस पूरे ताले की मास्टर चाबी। और जैसे ही उसने वो फाइल खोली, उसके होश उड़ गए। उस फाइल में सिर्फ हिसाब किताब नहीं था, उसमें नाम थे, बड़े बड़े मंत्रियों के नाम, देश के नामी बिजनेस टाइकून्स, विदेशी कंपनियां, और इन सब के ऊपर एक कोड नेम था, ओरिजिनेक्स। उस एक पल में आर्यन को समझ आ गया कि उसने सिर्फ एक घोटाले का पर्दाफाश नहीं किया है, उसने उस पूरे सिस्टम का नक्शा देख लिया है जो पर्दे के पीछे से सत्ता को चलाता है। ये सिर्फ एक नेता का ब्लैक फंड नहीं था, ये खुद पूरा का पूरा सिस्टम था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब नंबर 1 इतने बड़े अपराध का खुलासा करते हैं तो उसकी असली कीमत कौन चुकाता है? सिर्फ वो इंसान जिसने हिम्मत दिखाई, या फिर वो आम लोग जिनका पैसा और भरोसा दोनों इस सिस्टम में कहीं खो जाता है? सोचिएगा जरूर।